अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, बहुत ही ज़बरदस्त कहानी। उम्मीद है आज की कहानी आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि नीचे कमेंट्स में जब आप अपना फीडबैक देंगे तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कहानी सुनने का मज़ा आया या नहीं। कहानी शुरू करते हैं। गर्मियों की एक ऐसी तपती हुई दोपहर, जहां इंसान तो इंसान, परिंदे भी गर्मी से ऐसे निढाल हुए होते हैं कि कोई भी दरख्त जो सायादार होता है उसकी छांव में छुपे बैठे होते हैं। वहीं एक कमरे की खिड़की के पास बैठी शाहपारा उस खिड़की के शीशे से बाहर झांक रही थी। उसका दिल इतना उदास था, वो चाहती थी कि इस खिड़की को खोले, इसका शीशा तो ओपन कर दे, लेकिन जानती थी कि बाहर ऐसी लू चल रही है, ऐसी शदीद गर्मी है कि बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। उसने फिर भी खिड़की का शीशा खोल दिया। इतनी गर्म हवा का एक ऐसा झोंका आया कि उसके चेहरे पे जैसे थप्पड़ रसीद कर गया हो, लाल कर गया हो उसका चेहरा। इतनी तपिश थी बाहर, जिससे अंदाजा होता था कि बाहर निकलना नामुमकिन है। आज तो कहर की गर्मी बरस रही है, लेकिन आज उसका अपना दिल का मौसम, अंदर का मौसम इतना अजीब था कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। रोज तो वो इस वक्त सो जाती थी, लेकिन आज वो बैठी जाग रही थी। उसने घड़ी की तरफ देखा, 5 बजने में अभी 2 घंटे बाकी थे, क्योंकि 5 बजे उठ के उसने सबके लिए चाय बनानी थी। उस कमरे में बैठी थी जिस कमरे में सिर्फ एक पंखा चल रहा था। ये बहुत बड़ी कोठी थी जिसके कमरे में वो बैठी थी। बाकी सब घर वाले एसी, एयर कंडीशन के मजे ले रहे थे। वाहिद शाहपारा ही थी जो उदास मौसम, जिसके दिल का मौसम बहुत उदास था, वो बैठी सोच रही थी कि सो जाऊं। वैसे वो रोज सो जाती थी और 5 बजने से आधा घंटा पहले उठ के चाय बनाना शुरू कर देती थी, क्योंकि घर के सब फर्द 5 बजे चाय पीते थे। आज वो यादों में ऐसी खो गई, उसको वो सब बातें याद आ रही थीं। जब वो छोटी सी थी, उसके मां बाप एक कार हादसे में अल्लाह को प्यारे हो गए थे। वो अपने मां बाप की एक ही अकलौती बेटी थी, बहुत ही लाडली। लेकिन मां बाप इस दुनिया से क्या गए कि उसका जीने का मकसद ही खत्म हो गया। वो 12 साल की बच्ची अपने स्कूल में थी जब उसको ये खबर मिली कि मां बाप इस दुनिया में नहीं रहे, तो वो 4 दिन होश में ना आ सकी। ऐसा सदमा पहुंचा, क्योंकि वो जान गई थी 12 साल की बच्ची भी, अब मेरा क्या होगा, मेरा तो कोई भी नहीं बचा। वहीं पे दादी उसको अपने घर ले आई। इस घर में किसी ने पसंद नहीं किया था कि वो आए, स्पेशली उस घर की मालकन जो रिश्ते में शहपारा की चाची लगती थी। उन्होंने चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे दिए कि उनको कतई अच्छा नहीं लगा कि इस बच्ची को हम पालेंगे, लेकिन दादी के आगे वो खामोश थी, इसलिए चुप हो गई। शहपारा एक ऐसी लड़की थी जिसे खुदा ने कूट कूट के हुस्न दिया था। इतना हसीन और जमील बनाया था कि जो भी एक दफा उसको देखता देखता ही रह जाता। लेकिन इस शाहपारा, जिसकी किस्मत आज ऐसी होती कि वो एक परी जैसी थी, जिसको कुदरत ने ऐसा मेकअप करके भेजा था जमीन पे कि कभी जिंदगी में उसने मेकअप नहीं किया था, लेकिन जो भी देखता देखता ही रह जाता। और जिस घर में वो रह रही थी, उस घर में उसके अलावा उसकी 2 कजन्स और भी रहती थीं, उसके चचा की बेटियां उज़मा और शबाना। बचपन में वो तो बिल्कुल उसके साथ ठीक रही, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती गई, उज़मा और शबाना भी उससे हसद करने लगी, क्योंकि जिस भी महफिल में जाते थे, उस महफिल में सिर्फ एक ही जिक्र होता था, शाहपारा, शाहपारा। जो भी देखता देखता ही रह जाता। और सब
उज़्मा और शबाना जिन्होंने महंगे तरीन लिबास पहन रखे होते थे, बेहतरीन मेकअप कर रखा होता था, खुशबुओं से अपने आप को इस तरह मुअत्तर कर रखा होता था कि कोई भी उनकी कुर्बत में बैठने के लिए बेचैन हो जाए, लेकिन सबकी नज़रें शाहपारा पे होती। बस यहीं से उज़्मा और शबाना की भी शाहपारा से जेलसी स्टार्ट हो गई, हसद शुरू हो गया। यहां तक कि घर के अंदर कोई पार्टी होती, कोई महफिल होती, तो वहीं पे कोशिश की जाती कि शाहपारा किसी के सामने ना आए। वैसे तो इस घर की नौकरानी थी, लेकिन जब भी महफिल या कोई पार्टी होती उसको छुपा दिया जाता, क्योंकि सबकी नजरें शाहपारा पे चली जाती। वो जो सजी होती उज़्मा और शबाना, वो गुस्से से अपने कमरे में चली जाती, क्योंकि उनके साथ बात करने वाले बार बार शाहपारा की तारीफ करते कि तुम्हारी कज़न बहुत खूबसूरत है। इस सादा से लिबास में बगैर मेकअप के भी वो जुल्म उठा रही है, कयामत की खूबसूरत है। दादी जब तक जिंदा थी किसी ने शाहपारा को कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही दादी इस दुनिया से चल बसी तो बस चाची ने तो उस पे जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। और उससे भी ज्यादा चाची की जो बहन थी मारुख, जो बेवा हो गई थी, कोई औलाद नहीं थी और अब अपनी बहन के घर मुस्तकिल रहने के लिए ठिकाना बना लिया था, वो तो ऐसे जहर में लिपटे हुए तीर मारती, ऐसे जुमले कसती शाहपारा पे कि अक्सर वो छुप छुप के रोती थी। आज वो इन सारी बातों को बैठी याद कर रही थी कि जब तक दादी जिंदा थी उसको प्यार भी मिलता था, सब उसका ख्याल भी रखते थे। दादी इस दुनिया से क्या गई कि चाची ने उसको इस घर की नौकरानी बना दिया था। इसके बावजूद कि घर के अंदर नौकर चाकर थे, बहुत बड़ा घर था, बंगला था, कोठी थी, उसके बावजूद कि इतने नौकर चाकर होने के खाना शाहपारा बनाती थी, चाय शाहपारा बनाती थी, बर्तन वही धोती थी, एक नौकरानी की सी थी वो उस घर में। फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करती थी, लेकिन कभी कभी दिल भर जाता था। आज भी उस कमरे में बैठे उसका दिल भर गया था। उसका हुस्न वबाले जान बन गया था। उस हुस्न की वजह से उसको महफिल में छुपा दिया जाता, उस हुस्न की वजह से उसको बाहर नहीं लेके जाते थे, उस हुस्न की वजह से किसी पार्टी में जाना होता तो शाहपारा घर पे ही रहती थी। उसको पता होता था कि अगर शाहपारा चली गई तो उज़्मा और शबाना की तवज्जो कोई भी नहीं रहेगी, सब तवज्जो लेंगे, सब देखेंगे तो शाहपारा की तरफ देखेंगे। नाम कितना प्यारा था, माँ बाप ने रखा था शाहपारा। और जब ये पैदा हुई थी तो उसके माँ बाप बहुत खुश थे। वाकई अल्लाह ने चांद सा टुकड़ा बेटी दी थी, लेकिन वो नहीं जानती थी नसीब उसके साथ क्या खेल खेलने जा रहा है। अब तो जवान हो गई थी और बात बात पे जो चाची की बहन मारुख कोई मौका हाथ से ना जाने देती जब उस पर ताने ना मारती हो। जब मौका मिलता वो उसको ताने मारती। सबसे ज्यादा वो गुस्सा करने वाली खातून वही थी मारुख, और सबसे बड़ी दुश्मन थी मारुख शाहपारा की। शाहपारा कोशिश करती, मौका ना दे किसी को भी, उसके बावजूद उसको ताने सुनने पड़ते थे। आज वो इन सारी बातों को बैठी सोच रही थी, काश मामा पापा जिंदा होते। आज देखते उनकी बेटी जवान हो गई है, और आज वो देखते कि उसकी बेटी का हुस्न उसके लिए मुसीबत कितना बना हुआ है। ये बातें सोचती सोचती दिल ऐसा भर गया कि उसने फिर से खिड़की खोल दी और वो जो एक तमाचा सा पड़ा था गर्म लू का फिर से उसके चेहरे पे लगा। इस दफा इतनी तलखी आ गई थी बातों को याद करते हुए, चाची के रवैयों को, चाची के बेटे के रवैयों को, और स्पेशली चचा जो भतीजी का ख्याल रखना चाहते थे, लेकिन वो चाची के आगे इतना डरते थे कि कभी जुबान नहीं खोलते थे। जब कभी तन्हाई में मौका मिलता तो सर पे हाथ फेरते थे अपने भतीजी शाहपारा के, लेकिन पूरी फैमिली के सामने ऐसे खामोश और एक ऐसे शौहर बने हुए थे जिनके जुबान से हल्की सी भी चूं चां नहीं निकलती थी। चाची ने ऐसा दबा के रखा हुआ था कि बोलने तक नहीं देती थी, इसलिए कभी भी अपनी भतीजी के खिलाफ होने वाले जुल्म के खिलाफ जुबान नहीं खोलते थे, खामोश रहते थे। नजर भी आ रहा होता कि लफ्जों के तीर बरसाए जा रहे हैं, फिर भी वो चुप रहते। इन्हीं बातों को सोचते हुए उसका दिल किया इस तपती दोपहर में मैं बाहर चली जाऊं, कुछ टाइम
बाहर गुजारूं, आज नींद नहीं आनी, दिमाग जिन सोचों में आज चला गया है, सो नहीं सकूंगी, अभी तो 2 घंटे हैं, 5 बजे ही चाय बनानी है, मैं बाहर जाती हूं। अब दूसरी दफा जब खिड़की खोली थी तो गर्मी की तपिश का भी एहसास नहीं रहा था, सो चलती हुई मेन दरवाजे से बाहर आ गई। बहुत बड़ा घर था और सामने बहुत बड़ा लॉन, किसी चीज की कमी नहीं थी इस घर में, नौकर चाकर, बहुत बड़ी कोठी थी। इसके बावजूद जब भी रिश्ते वाले आते तो जैसे ही शाहपारा को देखते तो उज़्मा और शबाना को छोड़ के उनकी निगाहें शाहपारा पे रुक सी जाती और वापस चले जाते। इसी वजह से उसका हुस्न उसके लिए वबाले जाल था। चलती चलती मेन दरवाजे से वो उस दरख्तों वाले झुरमट की तरफ आ गई जो लॉन के बिल्कुल कोने पे एक बहुत बड़ा बरगद का दरख्त लगा हुआ था। बाहर इतनी तपिश थी कि परिंदे के बोलने की आवाज भी नहीं आ रही थी, हर तरफ खामोशी थी, लेकिन उस बरगद के दरख्त के ऊपर पत्ते लहरा रहे थे क्योंकि गर्म लू, गर्म हवा चल रही थी। और उस बरगद के दरख्त के नीचे चारपाई पड़ी थी, माली की चारपाई। लेकिन आज इतनी गर्मी थी कि माली भी अपने क्वार्टर में कहीं छुपा हुआ था। वो चलती हुई उस धूप की तपिश को महसूस किए बगैर कि कोई भी और इंसान होता तो उसको कहता कि पागल हो गई हो इतनी धूप में, तो वो इसलिए बाहर निकल आएगी, क्या होगा, मर ही जाऊंगी, मुझे कबूल है, ऐसी जिंदगी का क्या करना, मर ही जाना है एक दिन, तो इस तरह जीते जीते से बेहतर है यह गर्मी ही मार डाले, बीमार हो जाऊंगी ना, मर जाऊंगी। ये सोचती सोचती वो चलती हुई उस बरगद के दरख्त के नीचे पहुंची और उस चारपाई पे जाके बैठ गई। शदीद गर्म हवा थी, लेकिन बरगद का दरख्त उसको ऐसे हवा पहुंचा रहा था जैसे उसके नीचे उसको ठंडी हवा का एहसास हुआ। जैसे उस जेल नुमा कमरे से निकल के वो उस बरगद के दरख्त के नीचे चारपाई पे बैठी तो ऐसा एहसास हुआ कि लू होने के बावजूद वो एक ठंडक के से एहसास में आ गई है। वहीं देखते देखते उसकी निगाह जमीन पे एक जगह पे टिक सी गई, क्योंकि अभी भी वो यादों के धारे में फंसी हुई थी। यादें उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी, अभी भी वो अपना सब कुछ याद किए जा रही थी। वो यादों में ऐसी खोई हुई थी कि पीछे से कोई गुजरा तो ऐसे चौंकी, गुजरने की आवाज इतनी ज्यादा थी कि वो एकदम से अपने ख्यालों से चौंकी और मुड़ के जैसे ही पीछे देखा तो तेजी से एक काला साया पीछे से गुजर गया। इंसान जब अपनी यादों में खोया हुआ होता है और एकदम पीछे मुड़ के देखता है तो उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। उसको भी समझने में टाइम लगा था और साया तो उसने देख लिया था, एक काला साया, लेकिन वो शायद उसका अपना साया था। नहीं, वो मेरा साया तो नहीं था। फिर से मुड़ के दोबारा देखा कि क्या मेरा साया बनता है, तो फिर से देखा पीछे साया नहीं बना। तो वो किसका साया था? नहीं, शायद मेरा साया था। वो अपने आप से हम कलाम हुई। तो फिर कौन था? गुजरने की आवाज भी थी, जैसे कोई चलता हुआ गया हो, सूखे पत्तों के ऊपर उसने पांव रखे हों। और जब सूखे पत्तों पे पांव रखे जाते हैं तो चलने की आवाज आती है। तो उसने अपने आप से कहा, गुलहरी होगी, साया मेरा ही होगा, मुझे क्या लेना देना। फिर वो सोचों में ऐसे गुम से हो गई। वो नहीं सोचों के धारों में घूम सी थी, सोचे ही जा रही थी कि जिस जमीन पे उसकी निगाह थी, जैसे सोचते सोचते इंसान एक जगह पे टिकटिकी बांधे देखे जा रहा होता है, लेकिन वो देख नहीं रहा होता, असल में वो ख्यालों में गुम होता है। तो वहीं पे जब ख्यालों में वापस आई तो जिस जगह वो देख रही थी उसी जगह दोबारा से उसने घूरा। पहले उसकी निगाह नहीं पड़ी थी, वहां पे कोई चमकती हुई सी चीज थी। ये क्या चमक रहा है? मैं तो काफ़ी देर से इसी सिमत देख रही हूँ, लेकिन शायद मैं ख्यालों में थी, मेरी तवज्जो नहीं गई। ये क्या है? वो अपनी जगह से उठी, 2 कदम 3 कदम चल के उसी बरगद के दरख्त के बिल्कुल जड़ों के बीच में एक चमकती हुई जो चीज़ थी उसको जाके जब उसने उठाया तो एक पत्थर सा था। ऐसा खूबसूरत पत्थर, ऐसे दिल की शक्ल में तराशा गया, जैसे दिल होता है वैसे ही तराशा गया था। वो समझी शायद कोई आर्टिफिशियल चीज़ है, क्योंकि ज्वेलरी में चमकता हुआ ये पत्थर गिर गया होगा। तो उल्टा पुल्टा के देखा तो कोई ऐसे निशान नहीं थे जैसे किसी ज्वेलरी से गिर गया हो। बहुत सारे ख़वातीन जैसी ज्वेलरी पहनती हैं, उनमें इस तरह के पत्थर लगे होते हैं, लेकिन ज्वेलरी में लगने के भी निशानात नहीं थे। इसका मतलब है ज्वेलरी से नहीं गिरा। तो ये इतना खूबसूरत अंदाज का, इतना
कमाल किस्म का पत्थर चमकता हुआ देख के वो हैरान हुए जा रही थी, ये किसका हो सकता है। उसने उसको हल्का सा साफ किया, मट्टी लगी हुई थी, लगा ये काफ़ी अरसे से यहाँ पे पड़ा हुआ है। उसने ऊपर से हल्की हल्की मट्टी उड़ाई तो बहुत ही चमकदार, अजीबो गरीब, ज़बरदस्त किस्म का पत्थर। उसने कहा अगर किसी का होगा तो मैं वापस कर दूंगी, फिलहाल मैं इसको अपने पास रख लेती हूँ। और पत्थर उठाए, जैसे हुई चारपाई पे आके बैठी, उसने पत्थर को मुट्ठी में बंद किया तो एक आवाज़ आई, शुक्रिया। ये एक मर्दाना आवाज़ थी, शुक्रिया। तो वो एकदम से चौंकी। इस वक्त उसका वहम नहीं था, उसके कानों ने क्लियर एक आवाज़ को सुना था, मर्दाना आवाज़, शुक्रिया। उसने मुड़ के इधर उधर हर जगह पे देखा, कहीं पे भी कोई नहीं था। वो अकेली उस चारपाई पे बरगद के दरख्त के नीचे बैठी थी। तो ये शुक्रिया कहां से आया, किसने कहा शुक्रिया? ओ, कोई ऊपर दरख्त में छुपा हुआ तो नहीं है। वो खड़ी हो गई और दरख्त को ऊपर तकना शुरू हो गई, घूरती रही दरख्त को। दरख्त में भी कोई नहीं था। साया उसको याद आ गया, मैंने साया भी देखा था। वहम समझा, चलने की आवाज थी पत्तों पे, मैंने गुलहरी को समझा। लेकिन इस वक्त जो मैंने शुक्रिया सुना है, अब तो मैं ख्यालों में नहीं थी, मैं इस पत्थर को देख रही थी। तो शुक्रिया कहां से आया? एकदम से उसके जिस्म के अंदर एक झुरझुरी सी आ गई। नहीं, ये कुछ है। और कुछ तेजी से चलती हुई मेन दरवाजे के अंदर दाखिल हुई और अपने कमरे में पहुंची। बाहर गर्मी में बैठे रहने की वजह से उसका वो हसीन व जमील चेहरा और लाल पिंक हो गया था। इतना कि कोई देखे तो देखता ही रह जाए, इतना खूबसूरत। उस गर्मी ने उसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा लिए थे। टाइम देखा तो अभी आधा घंटा रह गया था। जल्दी से वो भागी, उस पत्थर को उठा के छुपाया एक जगह पे। अभी टाइम नहीं था उस खूबसूरत पत्थर को देखने का जो इतना खूबसूरत और कीमती था। उसने उसको रखा कि भाई अभी तो फिलहाल मुझे चाय बनानी है, चाय बनाने में देर होगी तो कयामत आ जाएगी। भागती हुई किचन में पहुंची, चाय बनाई, चाय को ट्रे के अंदर खूबसूरती से सजाया और उस पहिए वाली ट्रे को धकेलती हुई उस कमरे में ले गई जहां पे सब के सब एयर कंडीशन कमरे के अंदर बैठे कहके लगा रहे थे। जैसे ही दरवाज़ा खुला सबके कहके रुक गए। उसकी तरफ किसी ने भी तवज्जो नहीं थी। वो एक मुलाजमा ही तो थी इस घर के अंदर। चचा, चची, उज़मा, शबाना और मारुख, चची की बहन, सब ही तो मौजूद थे। सिर्फ वही थी जो एक इस शदीद गर्मी में जब कभी उसको एयर कंडीशन में बैठने का मौका मिलता तो वो लम्हे होते जब चाची उसको पाँव दबाने के लिए बुलाती थी और चाची के कमरे में बैठ के घंटों उनके पाँव दबाती थी, तब उसको एयर कंडीशन में बैठना नसीब होता था। वरना वो अपने उसी कमरे के गर्म हवा फेंकते पंखे के नीचे सोती थी। जैसे ही वो अंदर गई, ट्रॉली से उसने चाय उठा के सबके सामने चाय रखनी शुरू कर दी। तभी उज़मा की आवाज आई, चची की बेटी की, तुम्हें इतनी गर्मी में भी मेकअप करने का टाइम मिल जाता है? क्योंकि उसको नजर आ रहा था कि वो मेकअप करके आई है, बहुत प्यारी लग रही थी। और तभी उसने कहा, नहीं, मैंने कोई मेकअप नहीं किया। डरी हुई सी आवाज थी, कांपती हुई सी आवाज थी, जानती थी मजीद तीर बरसाए जाएंगे उसके ऊपर। उसने तो कभी जिंदगी में मेकअप नहीं किया था। उसने कहा, नहीं, मैंने जिंदगी में कभी मेकअप नहीं किया। और सब उसके चेहरे की तरफ देखना शुरू हो गए। वाकई वो मेकअप की तरह चमक दमक रहा था। उसने जल्दी से सबको चाय सर्व की और उसके बाद बाहर निकल आई। और आखिरी जुमला जिस उसके कानों में पड़ा वो आंटी मारुख थी, जो कह रही थी, पता नहीं ये पला कब टलेगी, आके हमारे सरों पे बैठ गई, ये मनहूस ही है ये तो लड़की। बस ये आखिरी जुमला था। वो अभी तक बोले जा रही थी लेकिन वो जल्दी से बाहर निकल आई। रात के खाने का एहतमाम किया। रात का खाना पक गया तो सबको रात का खाना खिलाया, बर्तन समेटे और जाके किचन में रख दिए, क्योंकि सुबह नाश्ता बनाने के बाद उसने ये बर्तन धोने थे सारे। उसके बाद चलती हुई वो अपने कमरे में पहुंची। कमरे में जैसे ही पहुंची तो उसको वो पत्थर, जैसे ही वो पहुंची बिस्तर पे लेटी तो आज दिन सारा जो वो सोचती रही थी, जो ख्यालात उसके दिमाग में आते रहे थे, तो वहीं पे उसके माँ बाप भी उसको शदीद याद आए थे। तो उसको याद आया जितने भी उसके पास कपड़े हैं पुराने, जब भी उसके लिए कपड़े लिए जाते थे इंतहाई सस्ते वाले बुरे तरीन कपड़े लिए जाते, ताकि जब
उज़्मा और शबाना के साथ कहीं खड़ी भी हो तो समझ जाएं लोग ये उसकी, इन दोनों की नौकरानी है। लेकिन फिर भी हुस्न ऐसा था, तवज्जो मिल जाती। उसके पास 2 ही तो सूट ऐसे थे जो उसकी माँ के थे, बहुत ही आला किस्म के, कढ़ाई वाले, बहुत ही खूबसूरत, जो उसने छुपा के रखे थे, कभी सामने नहीं पहने थे। उसने उसमें से एक सूट निकाला और आज माँ का सूट पहनने को उसको दिल कर रहा था। माँ का वो सूट पहनकर शीशे के सामने जब खड़ी हुई तो वाकई अपने आप को देख के खुद शर्मा गई। उसको लगा सही ही तो कहते हैं कि मैं अगर इस तरह के कपड़े पहन लेती हूं तो मैं कितनी खूबसूरत लगती हूं। उसको अपनी खूबसूरती से नफरत थी, क्योंकि उसकी खूबसूरती उसके लिए वबाले जान थी। लेकिन इस कपड़ों में तो वो कयामत ढा रही थी, सचमुच की कयामत। कोई देखे तो पागल ही हो जाए। वो काफ़ी देर अपने आप को शीशे के सामने देखती रही। वहीं पे उसको ख्याल आया, एक पत्थर भी तो था जो मैं उठा के लाई थी। वो पत्थर उसने निकाला और वो सोच रही थी यही कपड़े हैं मेरी खूबसूरती के, एक यही खूबसूरत पत्थर जो है, इतना कीमती खूबसूरत पत्थर, मेरी ख्वाहिश है कि इसको गले में मैं पहन सकूं, मेरे गले में हो, मैंने गले में पहना हुआ हो तो कितना खूबसूरत लगेगा। लेकिन साथ ही उसके दिमाग ने कहा अगर तुमने पहन भी लिया तो ये छोड़ेंगे घर वाले, तुम्हारा हश्र कर देंगे। लेकिन उसकी ख्वाहिश थी उस पत्थर को गले में पहनने की। वो कुछ देर पत्थर के बारे में सोचती रही और उसके बाद उसने पत्थर को अच्छी तरीके से साफ करके कपड़े से रगड़ के जैसे ही साफ किया, सॉरी एक जुमला भूल गया, जैसे ही उसने वो कपड़े पहने तो उसी लम्हे जब वो शीशे के सामने अपने आप को खड़ी देख रही थी तो एक आवाज आई, चश्मे बदूर। ये जुमला उसके कानों ने जैसे ही सुना तो वो डर गई और पूरे कमरे में उसने घूम के देखा। फिर से उसको वो मंजर याद आ गया, सुबह बरगद के दरख्त के नीचे बैठे हुए कोई साया सा था, शुक्रिया किसी ने कहा। और अब उन कपड़ों को पहनने के बाद जब वो शीशे के सामने खड़ी हुई तो किसने कहा, चश्मे बदूर। वो डर सी गई, हाथ में वो पत्थर सा भी था। कुछ लम्हे सहमी रही, इधर उधर देखती रही। जब दोबारा कोई आवाज ना आई, कोई खटका ना हुआ, कुछ भी ना हुआ, तो वो फिर पत्थर में मसरूफ हो गई। और जब पत्थर को साफ करके उसने जैसे ही रगड़ा तो उसी लम्हे ऐसे लगा जैसे कोई फड़फड़ाया हो। वो चौंक सी गई तो उसने देखा उसके कमरे के ऊपर जो रोशनदान बना हुआ है, जहां से रोशनी आती थी, वो खुला है, वैसे वो बंद था। और जैसे उसने खुलते हुए देखा तो वो कांप सी गई। रोशनदान रात को इस वक्त कौन खोल रहा है? ना सिर्फ रोशनदान खुला बल्कि उस रोशनदान से एक चमगादड़ अंदर दाखिल हुई। उसके पीछे एक और चमगादड़, उसके पीछे एक तीसरी चमगादड़। और वो जब तीनों चमगादड़ लाइट जल रही थी कमरे के अंदर दाखिल हुई तो उन्होंने ऊपर घूमना शुरू कर दिया। कभी भी इस कमरे में चमगादड़ नहीं आई थी, आज तो 3 चमगादड़ें रोशनदान खुल के अंदर दाखिल हो गई थी। वो कांपना शुरू हो गई। कुछ देर वो चमगादड़ ऊपर घूमती रहीं और उसके बाद जैसे ही वो नीचे आई तो उन चमगादड़ों ने, तीनों चमगादड़ों ने तब्दील होना शुरू कर दिया। वो तीनों की तीनों चमगादड़ 3 साये की शक्ल इख्तियार कर गई। 3 साये, इंसानी कदो कामत के 3 साये। अब उसके सामने 3 काले स्याह साये खड़े थे जिनके चेहरे बहुत ही खौफनाक थे, क्योंकि उनके मुंह अभी भी चमगादड़ की तरह खौफनाक थे। वजूद इंसान की तरह बन चुका था, इंसान से मिलता जुलता, टांगें, बाजू, जिस्म ऐसा था साये की शक्ल में। काला शैडो होता है, काला साया इस अंदाज में, लेकिन जो चेहरा था वो बिल्कुल चमगादड़ की तरह का मुंह बन गया था। जिस तरह चमगादड़ का बड़ा सा मुंह होता है, उसी तरह चमगादड़ की तरह कान, नाक और पूरा मुंह चमगादड़ की तरह था। कोई भी देखे तो देखता ही रह जाए, बेहोश ही हो जाए। ये भी लड़की शायद बेहोश ही हो जाती। खौफ के आलम में वो चीख भी नहीं मार पा रही थी, हिल भी नहीं पा रही थी, बुत सी बन गई थी उनको देख के कि वहीं पे एक चमगादड़ इंसानी जैसी आवाज में बोली, डरिए मत, हम आपके गुलाम हैं। वो जो बेहोश होने के करीब थी, इस जुमले से जैसे डूबते को तिनके का सहारा, बेहोश होते को हल्के से जुमले ने जैसे
बेहोश होने से बचा लिया कि डरिए मत, हम आपके गुलाम हैं। वो अपनी जगह पे खड़ी रही, अभी तक चीख नहीं मार पाई, कान मुंतजिर थे, कुछ आगे भी बोलो नहीं तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। हम तीनों आपके गुलाम हैं, आपकी खिदमत पे मामूर कर दिए गए हैं। हमारी मजबूरी यह है कि हम इसी ही रूप में आए हैं, ऐसा रूप नहीं धारा। अगर हम किसी और रूप में होते तो शायद आप हमसे खौफजदा ना होती, लेकिन हम जान के ये रूप धार के आए हैं। और हम क्यों आपके गुलाम हैं ये आगे चल के आपको पता लगेगा वक्त आने पे। लेकिन आज से बस एक बात जहन में रखिएगा, हम आपकी गुलामी करेंगे। आपको कभी किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो, कुछ भी कहना हो, आप सिर्फ हमें एक दफ़ा कहिएगा, वो काम हो जाएगा। आपके बगैर कहे भी कि हम कोशिश करेंगे। आप हमारे आका हैं और हम आपके गुलाम। आज सिर्फ इतना कहने आए थे, हम अपनी अपनी ड्यूटियों पे हैं। दोबारा से जाने से पहले माफ़ी मांगते हैं। रूप ऐसा धारा है जिससे आपको खौफ आया है। हमारा मकसद आपको डराना नहीं था, खौफजदा करना नहीं था, बस हमारी मजबूरी थी, इसलिए ये रूप धारा। चमगादड़ और स्पेशली इस वक्त जिस रूप में खड़े हैं, हमें पता है ये बहुत भयानक रूप है, कोई भी इंसान उसको देखे तो डर जाए, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम आपके गुलाम हैं। जाने से पहले हमें पता है आपको रात सारी नींद नहीं आएगी खौफ के आलम में, हमारे होलियों की वजह से। इसलिए एक शरबत हम आपको पेश करने जा रहे हैं, ये पी लीजिए, आपको सुकून की नींद आ जाएगी। वो सच कह रहे थे, कद तो इंसान जितने थे लेकिन मुंह इतना भयानक था। रात के पहर कोई आपके सामने हो, मुंह उसका चमगादड़ की तरह भयानक हो और जिस्म इंसान की तरह, कि कोई भी इंसान पागल हो जाए, बेहोश हो जाए। वो अभी तक बेहोश क्यों नहीं हुई थी, वो खुद भी परेशान थी। वो तो बहुत नाजुक से थी। 3 चमगादड़ों को इस तरह रूप बदलते हुए देखा था, और वो भी भयानक रूप में। और उसी लम्हे बिल्कुल एक चमगादड़ नुमा इंसान ने ऐसे गिलास हाथ आगे किया तो उसके हाथ में एक गिलास था, सफ़ेद दूध की तरह का, गाढ़ा गाढ़ा उसमें कोई मशरूब था। लेकिन उस गिलास के अंदर से खुशबू ऐसी ज़बरदस्त आ रही थी कि वो गिलास दूर से ही उसको पेश किया गया, और वहीं इंसान खड़ा रहा, वो चमगादड़ नुमा इंसान। लेकिन उसका हाथ लंबा होता गया और हाथ उस तक पहुंच गया कि ये पी लीजिए और डरिए मत, आपको हमसे कभी नुकसान नहीं पहुंचेगा। ऐसा था जैसे वो डर भी रही थी, लेकिन उसका दिल कह रहा था ले लो, तुम्हें इनसे डरना नहीं चाहिए। जैसे वो शहर में आ गई थी और उसका हाथ खुद ब खुद आगे बढ़ा। खुशबू इतनी ज़बरदस्त थी उस मशरूब की जो उस गिलास में था, और जैसे ही उसने गिलास अपने हाथ में पकड़ा तो और खुशबू तेज हो गई। उसने उस गिलास को जा मुंह से लगाया तो उसका रुका ही नहीं, वो बगैर सांस लिए गटागट 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 पूरा गिलास ही पी गई। वो इतना ज़बरदस्त मशरूब था कि ज़िंदगी में इससे पहले उसने ये वाला मशरूब, ऐसा मशरूब नहीं पिया था। हैरान हो गई और एक ही सांस में सारा दूध पी गई। जैसे ही दूध खत्म किया, गिलास वापस दिया। उनने गिलास लिया और गिलास जैसे उनके हाथ में गया, गिलास गायब हुआ। वो जो रूप धारे हुए थे, रूप दोबारा से खड़े खड़े ही वो धुएं से चिमगादड़ बने, और तीनों चिमगादड़ें उसी रोशनदान के जरिए बाहर निकली। साथ ही रोशनदान बंद हो गया। उसको नींद से आने लगी, अपने बिस्तर पे गिरी और सो गई। उस रात वो इतनी गहरी नींद, इतनी मज़ेदार नींद सोई कि बहुत कम कभी वो ऐसी गहरी नींद सोती थी। वैसे तो थकी होती थी, चकनाचूर होती थी सारे दिन के काम काज से, सोती थी तो गहरी नींद सो जाती थी। लेकिन आज जो पुरसकून नींद आई थी, पहले कभी नहीं आई थी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो कमरे की सामने वाली दीवार पे वो जो रोशनी पड़ रही थी, वो सूरज की वो किरण थी। जब यहाँ पे पहुँचती थी तो इसका मतलब है कि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। उस सूरज की पड़ने वाली किरण को दीवार पे देखते ही वो जल्दी से उठ गई कि या खुदा, लगता है मैं बहुत देर तक सोती रही हूँ। साथ ही घड़ी की तरफ देखा तो 8 बजने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे। ओ मेरे खुदाया, मुझे तो नाश्ता तैयार करना है, चचा ने ऑफिस जाना है, बाकियों ने कॉलेज जाना है। ओहो, मैं कैसे 15 मिनट में तैयार होंगी। और उसको साथ ही याद आया कि रात वो वही माँ का ही लिबास पहने सो गई थी, लिबास तक तब्दील नहीं किया था।
अब वो बेचैन हो गई। जैसे कैसे भागते हुए उसने जैसे कैसे माँ का लिबास तब्दील किया, अपना पुराना लिबास पहना, मुंह पे छींटे भी बस जल्दी जल्दी ऐसे मारे कि बस भागी, बालों में कंघा तक नहीं किया, क्योंकि उसको पता था 15 मिनट में मैं कुछ नहीं कर सकती। कपड़े बदलने में, छींटा मारने में भी 3-4 मिनट उसके लग गए। उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज थी। आज कयामत आ जाएगी, आज मैं नाश्ता नहीं बना सकूंगी और कोई भी मुझे नहीं छोड़ेगा। आज तो चची और स्पेशली चची की बहन तो मेरा जीना हराम कर देगी। या खुदाया मुझे बचा ले। वो ऊपर की तरफ देख के और कही, या अल्लाह मेरी मदद फरमा, आज क्या होगा। वो भागती हुई गई, किचन में पहुंची और जैसे ही उसकी निगाह पड़ी, सामने केतली चाय वाली आग पे रखी हुई थी और बाकी नाश्ता तैयार था, सिर्फ चाय बनानी रह गई थी। तभी उसकी दिल की धड़कन खौफ से और तेज हो गई। उसको सोते देख के घर वालों ने आज खुद नाश्ता बना लिया था। आज उसके साथ बुरा होने वाला था। उसको कुछ समझ ना आया। जल्दी जल्दी से वो चाय बनाना शुरू हो गई और 8 से अभी 5 मिनट पहले ही, 8 बजे वो नाश्ता लगाती थी, 5 मिनट पहले ही बाकी नाश्ता तो तैयार था। उसने चाय बना के ट्रॉली में रखी और जल्दी से ट्रॉली धकेलती हुई उस टेबल पे पहुंची, डाइनिंग टेबल पे, जहां पे सारे जमा थे। सर झुका हुआ था, खौफजदा थी। पहुंचते ही पहली आवाज उसके कानों में आएगी, ताना मारा जाएगा, मैडम आज सोती रही हैं, हमें खुद नाश्ता बनाना पड़ा है। मैडम के तो अब पता नहीं लक्षण कैसे हो गए हैं। लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंची तो किसी ने भी कोई जुमला नहीं कहा, सब खामोश थे। अभी कोई जुमला आएगा। उसके हाथ आज कांप रहे थे। किसी ने भी उसके हाथों की तरफ तवज्जो ही नहीं दी, क्योंकि कोई उसकी तरफ तवज्जो देता ही नहीं था, वरना उसके हाथ कांप रहे थे उस खौफ से कि अभी अभी क्लास हुई, अभी के अभी क्लास हुई। उसने सबको सामने चाय नाश्ता लगाना शुरू कर दिया और सब अपनी अपनी बातों में मसरूफ थे। उसको लगा कोई मेरी तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रहा, क्या हो गया, लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। वो यही सोचती उसने चाय एक कप में डाली और मारुख के सामने रखी। तभी मारुख ने कहा, तुझे कह कह के थक गई हूं, तू कभी भी लगता है जिंदगी भर मेरी चाय में नमक नहीं डालेगी। और मारुख ने जैसे ही बोलना शुरू किया था वो समझ गई थी, ओहो इनकी चाय में तो नमक भी डालना होता है। परेशानी आज इतनी थी कि वो नाश्ता लेट होने की वजह से घबराई हुई थी, चम्मच पास रखा था, वो नमक डालना भूल गई थी। उधर मारुख ने जुबान खोली, तीर चलाने शुरू किए लफ्जों के, हाँ हाँ तुम्हें तो सारी जिंदगी नहीं याद आएगा। और जल्दी से उसने चम्मच उठा के उसमें से हल्का सा नमक जैसे ही डालने लगी तो वो अपनी जगह से खड़ी हुई। मारुख और कहा, बस रहने दे। उसके हाथ से चम्मच छीन लिया कि मैं खुद डाल दूंगी। तुझे तो मैं कह कह के मर गई हूं, तूने कहाँ मेरी सुननी है, तू कभी सुनती ही कहाँ है। महारानी को तो शौक ही ऐसे है, महारानी पता नहीं कहाँ सोचती रहती है, किन ख्यालों में गुम रहती है। और 100 बातें उसने कह डाली और उसने नमक लेके खुद से अपनी चाय में थोड़ा सा नमक डाला। और जैसे उसने चाय में नमक डाल ली तो वो अपनी सीट जो उसने थोड़ी सी पीछे की थी उठने के लिए, क्योंकि डाइनिंग टेबल पर अक्सर लोग सीट आगे करके बैठते हैं और जब उठना होता है सीट थोड़ी सी पीछे करते हैं। वो जैसे ही बैठने लगी, वो अपनी सीट पे बैठी तो कोई भी नहीं जानता था, मारुख को भी अंदाजा नहीं था, सीट और पीछे चली गई है। कैसे चली गई है किसी को नहीं पता था कि वो एकदम से बैठने लगी तो सीट तो पीछे मौजूद ही नहीं थी, सीट और पीछे चली गई थी। ऐसी गिरने लगी जमीन पे कि उन्होंने फौरन टेबल को पकड़ा सहारे के लिए कि नीचे गिरने से बच जाऊं, लेकिन हाथ टेबल पे इस अंदाज में पड़ा कि वो जो चाय का गरम गरम कप जिसमें अभी नमक शामिल किया था वो भी हाथ में आया और ऐसा गिरा कि सीधा मुंह पे और सीने पे गरम गरम चाय गिर गई। और ये इतना जल्दी हुआ था कि किसी को समझ तक ना आई कि हुआ क्या है। बस वो सुनाती रही। शाहपारा को सुनाने के बाद जब उन्होंने नमक मिक्स कर लिया तो वो बैठने लगी हैं पीछे कुर्सी पे, तो कुर्सी अपनी जगह पे नहीं थी, कैसे पीछे चली गई थी किसी को नहीं पता। और जब इंसान बैठता है और पीछे सीट ना हो तो वो गिरता ही है, तो पकड़ने के लिए किसी चीज़ का सहारा लेता है कि बच जाऊं। वो पकड़ा तो सही, लेकिन चाय को पकड़ बैठी और चाय चेहरे पे और सीने पे, ऐसी गरम गरम चाय चेहरे पे गिरी कि चीखें थीं उस हॉल कमरे में जो महापारा के निकल रही थी। हाय मैं मर गई, हाय मैं लुट गई, हाय मुझे जला डाला, हाय मुझे बर्बाद कर दिया। और वाकई उनका चेहरा
जल चुका था। सीने पे भी गरम गरम चाय गिर चुकी थी, चेहरे पे भी। सब जितने भी लोग नाश्ता कर रहे थे, सब के सब नाश्ते को छोड़ के महापारा की तरफ, मारोख की तरफ, महापारा कह रहा हूं, मारोख की तरफ भागे उसकी देखभाल करने के लिए, क्योंकि एक हादसा हो चुका था। चची की आवाज आई, फौरी डॉक्टर को फोन करें। और चचा, जो चची के ठहरे गुलाम, जल्दी से डॉक्टर को फोन करने के लिए लपके और बाकी घर वाले खाला को सहारा दे के अंदर लेके जाने की कोशिश में थे कि इनको अंदर बिस्तर पर जाकर लिटाया जा सके। जब ये सब कुछ हो रहा था तो वहीं पे एक मक्खी उड़ती हुई ऐसे शाहपारा के कान के करीब आई और उसने इतनी आहिस्ता से उसके कान में कुछ कहा कि वो चौंक सी गई और इधर उधर देखना शुरू हो गई। उसके कान में किसी ने कहा था, जो भी आपको तंग करेगा अब उसके साथ ऐसा ही होगा। ये जुमला जब उसने सुना तो उसने देखा किसी और ने सुना है, तो किसी और ने ये जुमला नहीं सुना था, अकेली उसने सुना था। और इधर उधर देखा, कोई नहीं, सब उसको मारुख को अंदर ले जाने में मसरूफ हैं। तो वहीं खड़ी रही और सब मारुख को लेके अंदर चले गए। उसको समझ ना आए वो खड़ी रहे क्या करे, उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी। जब सारे घर वाले अंदर चले गए, मारुख को उन्होंने बिस्तर पर लिटा दिया। डॉक्टर को कॉल की जा चुकी थी और वाकई उनका चेहरा अच्छा खासा झुलस गया था। गरम गरम चाय गिरी थी, कोई मजाक नहीं थी। वो बहुत तकलीफ में थी और शोर मचाई जा रही थी। तो तभी चाची अंदर कमरे से बरामद हुई शाहपारा को डांटने के लिए, और उन्होंने निकलते ही कहा, तू ऐसी मनहूस है, तेरी वजह से यह हुआ है, तू पहले नहीं डाल सकती थी। यह जुमला उन्होंने जैसे ही गुस्से में कहा तो उसी लम्हे शाहपारा ने देखा कि चाची ने उछलना शुरू कर दिया, जैसे कुछ उनको करंट लग गया हो, जैसे उनके साथ कुछ हो गया हो और वो उछले जा रही थी। वैसे भारी भरकम मोटी सी थी, लेकिन अब ऐसी उछल रही थी और ही बदसूरत लग रही थी। वो उछलती रही, तभी आवाज दी, खड़ी देख क्या रही है, इधर आके देख क्या चला गया है मेरी कमीज के अंदर। अच्छा, उनकी कमीज के अंदर कुछ चला गया था, तभी वो थरक रही थी, उछल रही थी अजीब से अंदाज में। बाकी घर वाले सारे अंदर थे, अब सामने शाहपारा ही थी। शाहपारा भागती हुई गई और उनकी कमीज पीछे से पकड़ के ऐसे कमीज को हिलाना शुरू कर दिया कि जो चीज भी है नीचे निकल जाए। लेकिन अभी तक वो उछले जा रही थी। वो खाला को कह नहीं पा रही थी कि आप एक सेकंड रुके, मुझे देखने देंगी तो मैं भी कुछ निकाल पाऊंगी। और बड़ी मुश्किलों से जैसे कैसे उसने जो चीज भी थी उसको नीचे फेंक दिया। तभी शाहपारा ने और चाची ने देखा कि जो चीज़ ज़मीन पे कपड़ों में से गुजर निकल के गिरी थी वो कोई और नहीं, छिपकली थी, जिससे चाची की जान निकलती थी। छिपकली को देख के जान निकल जाती थी। अब वही छिपकली उनके कपड़ों में घुसी हुई थी और शाहपारा ने वो छिपकली उनके कपड़ों के अंदर से निकाली थी। तो चाची ने जब देखा छिपकली तो और चीखें मारना शुरू कर दी और उछलना शुरू कर दिया, हाय मेरे जिस्म के अंदर छिपकली चली गई, हाय मैं लुट गई, हाय। लेकिन एकदम से उनको एहसास हुआ कि शाहपारा ने जैसे उनके जिस्म से वो छिपकली को निकाल के बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया हो। शाहपारा की तरफ देखा और कहा, शुक्र है तेरा, बहुत बहुत शुक्रिया, तूने इस छिपकली को अंदर से निकाल दिया। और उसके बाद वो दोबारा मुड़ी और उसी कमरे में चली गई। वो जो डांटने के लिए आई थी उन्होंने डांटना छोड़ा और अंदर उस कमरे में चली गई जहां पे बाकी सारे घर वाले भी जमा थे। शाहपारा वहीं खड़ी रही, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जब सारे अंदर चले गए थे तो वो सोच रही थी क्या हो रहा है मेरे साथ। अभी एक मक्खी नुमा चीज ने मेरे कान में आके कहा, जो मैं तो तुम्हें तंग करेगा उसके साथ यही होगा। नाश्ता किसी ने खुद ब खुद सुबह बना दिया, इनमें से तो किसी ने नहीं बनाया। कुर्सी कैसे पीछे चली गई, मारुख की कुर्सी कैसे इतनी पीछे चली गई कि वो बैठ ही नहीं सकी, वरना कोई पीछे कुर्सी करके आगे बढ़ता भी है तो इतनी पीछे होती है कि दोबारा जब बैठता है कुर्सी पे ही आधा जाके बैठता है और उसको आगे कर लेता है। उसकी कुर्सी तो बहुत दूर थी। और चाची भी मुझे डांटने आई थी तो उनके भी कपड़ों में छिपकली चली गई। ये कोई अपने आप को गुलाम कह के गैबी ताकत है जो मेरी मदद कर रही है। हाँ, ऐसा ही है। उसने खड़े होकर अपने आप से इस तरह बातें की और फिर उसको एहसास हुआ कि मुझे यहां पे खड़े नहीं होना चाहिए, मुझे जाके अंदर बर्तन धो लेने चाहिए जो रात मैंने धोने थे।
जो रात के बचे हुए बर्तन होते हैं, जब वो नाश्ता दे देती थी सबको तो बर्तन धोती थी। वो अंदर बर्तन धोने के लिए जब किचन के अंदर गई है तो उसने देखा है सारे रात वाले बर्तन धुल के अपनी अपनी जगह में रखे हुए हैं। वो फिर से हैरान होगी, कैसे सारे बर्तन धुल गए और एक अपनी अपनी जगह पे रखे हुए हैं, या अल्लाह ये क्या हो रहा है। वापस उस डाइनिंग टेबल पे आई जहां पे नाश्ते का सारा सामान रखा था, तो अंदर से उज़्मा और शुबाना बाहर निकली और आते ही उन्होंने कहा, क्या फ़र्क पड़ता था अगर तुम डाल देती। एक तो खाला भी ना जीना हराम कर रखा है, ये भी कभी भी किसी को खुश नहीं देख सकती। तुम डाल ही रही थी, 1 सेकंड की बात थी, अगर देर हो भी गई और तुम शाहपारा डाल देती तो चुप करके बैठ जाती। नहीं बाज आई, खुद ही उन्होंने डालना होता है। बस उनको भी ना, बस क्या कहे बंदा, सारे नाश्ते का बेड़ा कर दिया। आज सारा दिन ख़राब हो गया हमारा, नाश्ता भी सही तरीके नहीं करने दिया। अब अंदर बैठी हाय हाय करी जा रही हैं, पता नहीं क्या होगा। बैठो शाहपारा, नाश्ता करो। शाहपारा हैरान रह गई, मुझे कह रही है नाश्ता करो। मैं तो हमेशा जब ये सारे नाश्ता कर चुकते हैं तो बर्तन उठा के किचन में जाती हूँ, किचन में बैठ के नाश्ता करती हूँ, तो आज ये मुझे कैसे कह रही हैं। तो उसने कहा नहीं आप करें। ओहो बैठ जाओ, बैठो और नाश्ता करो यहीं पे। वो जानती थी अगर मैं बैठ गई और किसी और ने देख लिया तो और क़यामत आ जाएगी। इसके बावजूद आज दूसरी दफ़ा, और ज़िंदगी में पहली दफ़ा, और अभी दूसरी दफ़ा कहा था। एक दफ़ा पहले अभी कहा था और दूसरी दफ़ा कहा था बैठ जाओ, वो नहीं बैठी और कहा नहीं आप करें। तभी उसको एहसास हुआ यहाँ खड़ी रही तो ये शायद मजबूर करे मुझे यहाँ बैठने के लिए। मुझे अंदर जाके मारुख का मुझे भी पूछ लेना चाहिए, वरना और अजाब बन जाएगा। तुमने तो पूछना भी गवारा नहीं किया। वो चलती हुई अंदर गई। जैसे वो अंदर पहुंची, डॉक्टर आ चुका था और खाला के चेहरे पे कोई मरहम लगा रहा था। उसको बता दिया गया था कि चेहरे पे चाय गिर गई है, तो मरहम वगैरह ले आया था साथ। जहाँ जहाँ चेहरे पे वो लगा सकता था लगा दिया, और बाकी मरहम दे के गया, ये बाद में लगा दीजिएगा। और खाला नीचे बिस्तर पे लेटी हुई अभी तक हाय हाय करी जा रही थी। और तभी जैसे ही शाहपारा अंदर दाखिल, उसको देखते ही कहा, आ गई मनहूस, तेरी वजह से ये हुआ है, तेरी वजह से ये बर्बादी हुई है, तू है ही मनहूस। तो चाचा बोले क्या हो गया है। उसने तो कुछ नहीं किया, आप खुद उठी थी। अगर आप ना उठती, 1 सेकंड के लिए रुक जाती, वो आपको नमक चाय में डाल के तो देने लगी थी। कितनी देर हुई थी, 1 सेकंड का ही तो टाइम हुआ था, तो आप डालने देती। और वैसे भी आपको नमक मना है। मैं आपको हमेशा कहता हूं नमक नुकसानदेह होता है, ना पिया करें नमक। आप क्यों पीती हैं नमक। ये कहना था चचा का कि खाला बोली, हाँ भतीजी की साइड लोगे, मेरी क्यों, मैं तो ठहरी तुम्हारी बीवी की बहन, मुझे तो वैसे भी घर से निकाल देना चाहिए। मैं तो हूं ही इस तरह की, मैं तो हूं ही बुरी। भतीजी होती है, मैं तो ठहरी साली, मुझे क्यों आप अच्छा कहेंगे। ठीक है, बस मुझे ठीक हो देने दें, मैं चली जाती हूँ इस घर से। मेरा इस घर में रहना इतना ही बुरा लगता है तो कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। यार ऐसी बातें करनी शुरू कर दी कि वहीं खड़ी हुई चची को गुस्सा आ गया और शौहर की तरफ देख के कहा, ये किस तरह की आप बातें कर रहे हैं, कैसी दिल जलाने वाली मेरी बहन को आप बातें सुना रहे हैं, ये तो है ही मनहूस। और इस तरह गुस्से में आगे बढ़ी, धक्का देना चाहती थी शाहपारा को। वो जैसे ही गुस्से में आगे बढ़ी शाहपारा को धक्का देने के लिए, लेकिन उनका पांव ऐसा जमीन पे जैसे किस चीज में फंस सा जाता है, ऐसा स्लिप हुआ कि वो जितनी तेजी से आगे बढ़ी थी उतनी ही तेजी से मुंह के बल जमीन पे गिरी, और इतनी बुरी तरीके गिरी कि उनके हाथों में जो कांच की चूड़ियां थीं वो टूट के उनके बाजुओं में चुभ सी गईं और उनको भी मुंह पे चोट सी लग गई। डॉक्टर जा चुका था। ये बातें डॉक्टर के जाने के बाद हो रही थीं। अब भागा शौहर अपनी बीवी को उठाने के लिए। चचा ने चची को तो उठाया, लेकिन उनके बाजू लहूलुहान थे, उनमें चूड़ियां खुबी हुई थीं। और तभी बिस्तर पे लेटी साली मारुख ने फिर से कहा, देखा मैं कहती नहीं थी, मेरी बहन को भी गिरा दिया इस मनहूस ने, मेरे साथ भी ये हो गया, ये है ही मनहूस, ये है ही बुरी, ये है ही। उनको फिर कोसना शुरू कर दिया कि वहीं पे एक चिड़िया कमरे में आई, कोई भी नहीं जानता। ऊपर एक चिड़िया आई है, कहां से आई है कोई भी नहीं जानता। ऊपर एक मट्टी के होते हैं गुलदान से जिनमें फूल सजा के रखे जाते हैं, ऊपर
शीशे का वो गुलदान सा रखा हुआ था। वो चिड़िया उस गुलदान पे ऐसे आके बैठी कि उड़ी तो वो गुलदान सीधा ऊपर से गिरा और सीधा मारूख के चेहरे पे आके इतनी जोर से लगा कि बकायदा खून निकलना शुरू हो गया। तभी निगाह सबकी चिड़िया पे पड़ी जिसके उड़ने की वजह से वो गिरा था। चिड़िया जब कमरे में फड़फड़ाई रही थी, अंदर दाखिल हुई तो सबकी नजरें तो खाला पे थी, चिड़िया की तरफ किसी ने नहीं देखा। लेकिन जब वो गुलदान पे बैठ गई और दोबारा उड़ने लगी, उस वक्त फड़फड़ाई तो तब सबकी निगाह ऊपर चिड़िया की तरफ गई। तभी सब ने देखा कि चिड़िया उड़ी है और उड़ने से गुलदान नीचे गिरा है जो सीधा मारूख के चेहरे पे आके टकराया है। और ये इतनी तेजी से हुआ है कि किसी को मोहलत ही ना मिल सकी कि उस गुलदान को पकड़ सकते। उस गुलदान ने खाला का चेहरा, मारूख का चेहरा लहूलुहान कर दिया और उनकी चीखें पूरे कमरे में गूंज रही थीं। तभी वो चची जो जमीन से उठी थी, खुद भी लहूलुहान थी, बोली हाय डॉक्टर को बुलाओ, हाय डॉक्टर को बुलाओ। तभी चचा ने कहा किसी और डॉक्टर को अब कॉल करनी पड़ेगी। क्यों जबान इस तरह चलाती हो? उस यतीम जिसका ना माँ है ना बाप है, उस पे इस तरह की पहाड़ तोड़ती हो जुल्म के कि वो देखो खुदा की लाठी बे आवाज़ होती है। आज सुबह से ही देख लो, उसको कोस रही थी तो गिर गई, तुम मारने के लिए लपकी गिर गई और फिर ये बोली तो ऊपर से चिड़िया ने गिरा दी। बस कर दो, खुदा से डरो, मासूम है ये, कुछ नहीं किया इसने। तुम लोग इसके पीछे ही पड़ गए और फिर भी तुम्हें नहीं समझ आ रही कि जितना बुरा उसको कह रहे हो उतना तुम पे नुकसान हो रहा है। तुम लोग बाज नहीं आ रहे, बाज आ जाओ। और मुतवज्जो हुए शाहपारा की तरफ, शाहपारा मेरे साथ बाहर आओ, मैंने तुमसे बात करनी है। और उसी लम्हे एक मुलाजिम अंदर दाखिल हुई। साहब जी, बाहर कोई ड्राइवर आया है। उन्हें कहा हाँ ठीक है, नौकरी के लिए वो आया है, वो हमने इश्तिहार दिया हुआ था अखबार में, वो नौकरी के लिए आया होगा, उसको उधर ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आता हूं। तभी शाहपारा को कहा तो तुम भी मेरे साथ ड्राइंग रूम में चलो, मैं डॉक्टर को फ़ोन करता हूं, तुम दोनों का आके वो देखता है। बस कर दो, अब मैं खुद अजीब सा हो गया हूं। चाचा को क्या हुआ था, कैसे आज वो बोल रहे थे, कैसे उनके अंदर इतनी हिम्मत आ गई थी, वो जुर्रत दिखा के अपनी बीवी के आगे बोल रहे थे और वो साली के आगे बोल रहे थे जो हमेशा चुप रहते थे, आज वो बोले थे। और इस बात पे शाहपारा भी हैरान थी कि ये क्या हो रहा है। लेकिन शाहपारा इतना जानती थी कि मेरे कान में कहा गया था हम आपके गुलाम हैं, जो आपको तंग करेगा उसका यही अंजाम होगा। और तभी वो जान रही थी, समझ उसको आ रही थी, गिरना, ऊपर से गुलदान का गिरना, नीचे ज़मीन पे गिरना, चाय के उठाते हुए गिरना, और ये सब को जो कुछ हो रहा है वही कोई पुरअसरार ताकतें हैं जो कह रही हैं, जो कर रही हैं। और तभी चाचू बाहर की तरफ निकले और शाहपारा भी उनके पीछे पीछे बाहर निकली। स्टोरी को यहीं पे पार्ट 1 करके मैं ख़त्म कर रहा हूं क्योंकि लंबी स्टोरी है। इसका पार्ट 2 इंशाल्लाह आपको मैं कल सुनाऊंगा। तो जाने से पहले इतना कहूँगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कहानियाँ जितना भी मैं सुना रहा हूँ आपको कैसी लग रही हैं। और कभी कभी कहानी की इन दिनों में छुट्टी हो जाए तो बार बार कह रहा हूँ माजरत, लेकिन कल इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 आपको ज़रूर सुनने को मिलेगा। और आप लोग भी अपनी कहानियाँ भेजते रहिए मेरे व्हाट्सअप के नंबर पे जो है +923136655500। मैं रिपीट कर देता हूँ, +923136655500। ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है। इस पर आप अपनी स्टोरियाँ वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी व्हाट्सअप पे और कहानी लिख के भी भेज सकते हैं। वॉइस मैसेज करें या आप कहानी लिख के भेजें, एंड पे आपने लिखना है OCS भी लिख सकते हैं या फिर स्टोरी STORY उर्दू में या इंग्लिश में। स्टोरी भी आखिरी लफ्ज़ लिख देंगे तो होता ही है, जहाँ बहुत ज़्यादा मैसेज आए हुए होते हैं जहाँ पे स्टोरी लिखा होता है या OCS लिखा होता है तो मैं समझ जाता हूँ ये कहानी है, उसको नंबर दे के मैं सेव कर लेता हूँ और अगर नए प्रोग्राम में जब आपका नंबर आता है तो मैं उस कहानी को सुना देता हूँ। सो आज की OCS से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।